हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे ग्राम सचिव के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है, तो पूरी 90 क्वेश्चंस देखेंगे। इसके साथ ही अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं ग्राम सचिव, पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए, तो परीक्षा ऐप से आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। इन मॉक टेस्ट को ख़रीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको जो है 40% का ऑफ जो है मिल जाएगा। यहाँ पर जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं वो भी नए पैटर्न पर ही बेस्ड है, तो आप अगर ख़रीदना चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तीनों ही एग्ज़ाम, चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, इन सभी के लिए जो है वहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के समर्थन में है? यानी कि जो लोकतंत्र को डिफाइन करता है अच्छे से, वो कौन सा है? नेताओं का बदलते रहना, नैतिकता का स्थान नहीं, कानून का राज एवं अधिकारों का आदर, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों की जानकारी नहीं। तो यहाँ पर लोकतंत्र का जो समर्थन करता है, जो लोकतंत्र के बारे में सही है, वो क्या है कि कानून का राज होता है और अधिकारों का आदर। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र में अकाल एवं भूखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, विपक्षी दल भूखमरी एवं भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है, या लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे रीजन पूछा है कि लोकतंत्र में जो है अकाल और भूखमरी की जो संभावना होती है वो कम क्यों होती है? ठीक है, वो कम होती है, रीजन क्या है उसका कम होने का? तो देखिए, बिल्कुल सही है फर्स्ट पॉइंट कि विपक्षी दल, यानी कि जो विपक्ष दल होता है, वो भूखमरी और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकती है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। स्वतंत्र अखबार जो है देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके अलावा सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस कारण भी जो है वहाँ पर अकाल और भूखमरी की संभावना जो होती है कम होती है। लेकिन यहाँ पे जो सही नहीं है वो है लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का कार्य क्या होता है? संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में लाना, संसद में संविधान को पारित करना, नए संविधान का निर्माण करना, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा है संविधान सभा का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा का कार्य होता है नए संविधान का निर्माण करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, आदर्श आचार संहिता में शामिल क्या है? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल के उपयोग पर पाबंदी, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग पर पाबंदी, सरकार द्वारा नीतिगत फैसले पर रोक, और उपयुक्त सभी। आदर्श आचार संहिता, ठीक है, जो आचार संहिता है वो कब लगती है? चुनाव से पहले लगती है। तो वो क्यों लगाई जाती है? ठीक है, देखिए, उसमें मतलब आचार संहिता लगने के बाद क्या हो जाता है, चुनाव प्रचार, यानी कि जब चुनाव का प्रचार करते हैं तो वो किसी भी धर्मस्थल का उपयोग पर पाबंदी लगा दी जाती है कि वहाँ पर जो है वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। सरकारी वाहन, विमान और अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते, उस पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। साथ ही सरकार जो है कोई फैसला नहीं ले सकती है, ठीक है, आचार संहिता लगने के बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्थायी कार्यपालिका में शामिल हैं प्रधानमंत्री, प्रशासनिक सेवाओं में काम करने वाले लोग, मंत्री परिषद, या फिर राष्ट्रपति। स्थायी कार्यपालिका पूछा है यहाँ पे स्थायी, तो स्थायी में कौन आते हैं? जो प्रशासनिक सेवाओं में काम करते हैं लोग, वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति ये स्थायी कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है मस्तिष्क, शरीर, धमनियां एवं नशे, या हृदय और आत्मा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। और ये किस आर्टिकल में होती है? 32। ठीक है, आर्टिकल 32। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन खाद्य असुरक्षित नहीं है? खाद्य असुरक्षित यानी कि क्या कह सकते हैं आप इसमें, मीन्स जिसे खाने को लेकर या जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे भूमिहीन है, वेतन योगी कर्मचारी, पारंपरिक दस्तकार और भिखारी। देखिए भूमिहीन है वो खाद्य असुरक्षित होता है, यानी कि उसको जो है खाने की कमी हो सकती है भूमिहीन को, भिखारी को भी हो सकती है, पारंपरिक दस्तकार है उसको भी हो सकती है, लेकिन जिसको वेतन मिल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो खाद्य असुरक्षित नहीं होगा। तो वेतन योगी कर्मचारी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आर्थिक समृद्धि से गरीबी घटती है, आर्थिक समृद्धि से गरीबी बढ़ती है, आर्थिक समृद्धि से बेरोजगारी बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक समृद्धि यानी कि आर्थिक रूप से वृद्धि होने से क्या होगा? गरीबी जो होगी वो क्या होगी? घटेगी, ना कि बढ़ेगी। तो आर्थिक समृद्धि से गरीबी घटती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों के प्राथमिक क्षेत्र में जो इसमें शामिल है वो बताना है। व्यापार, परिवहन, विनिर्माण या कृषि। प्राथमिक क्षेत्र जो है जो प्रकृति से रिलेटेड होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, ये तीनों एक इसमें आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। विनिर्माण क्या होता है? कच्चे माल का उपयोग करके जो चीज़ें बनाई जाती है वो विनिर्माण आता है, यानी कि वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि जो है सही हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है? मिट्टी की उर्वरता में कमी, भौमजल स्तर का कम होना, इनके अधिक उपज वाले बीजों की कमी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए हरित क्रांति से ना तो मिट्टी की उर्वरता में कमी हुई, ना भौमजल स्तर कम हुआ, और ना ही अधिक उपज वाले बीजों की कमी हुई। तो ये हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बफर स्टॉक आएगा यहाँ पे। ये बफर स्टॉक क्या है? केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा प्राप्त मुकदमे, भारतीय खाद्य निगम का गेहूं एवं चावल का भंडार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बफर स्टॉक क्या है? भारतीय खाद्य निगम का गेहूं और चावल का भंडार। गेहूं और चावल को जो स्टोर करके रखा जाता है उसे ही बफर स्टॉक कहा जाता है। तो ख ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक कृषि के तरीकों में शामिल है पूछा है। अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग किया जाता है आधुनिक कृषि में, तो बिल्कुल सही है। उर्वरक का उपयोग, ये भी सही है। कीटनाशकों का प्रयोग, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो है ये आधुनिक कृषि में शामिल है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आए? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या विनिर्माण। कृषि और पशुपालन मैंने पहले ही बताया आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद विनिर्माण, कच्चे माल का उपयोग करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ये कौन से में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। बचा यहाँ पर शिक्षा, तो शिक्षा हो, वित्त हो, पर्यटन हो, ये सारी चीज़ें किस में जाती हैं? तृतीय क्षेत्र में जाती हैं, तो ये तृतीयक में चला जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? शिक्षा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण में प्रयोग की जाती है, मतलब निर्धनता रेखा जो है किस तरीके से निर्धारण किया जाता है? निर्धनता रेखा का आय के आधार पर निर्धारण होता है, कैलोरी आवश्यकता के आधार पर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में अगर हम निर्धनता रेखा के निर्धारण की बात करें तो इसके लिए दो विधियां हैं। सबसे पहली जो है वो है कैलोरी अंतर्ग्रहण, ठीक है, और दूसरी है न्यूनतम उपभोग व्यय, न्यूनतम उपभोग व्यय। तो ये दो विधियां हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैलोरी आवश्यकता के आधार पर। ख ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है।
सरकार का प्रमुख पूछा जाए तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और संसद किससे बनती है? राष्ट्रपति और 2 सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, दोनों या कोई नहीं। स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो रही है तो स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। पहले इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन सा अधिकार आता है? इसमें आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 6 अधिकार आते हैं, पहले 7 होते थे। संपत्ति का अधिकार भी इसी में आता था बट उसे हटा दिया गया था। ठीक है, 44वें संशोधन के द्वारा जो था उसे हटाया गया था। तो अभी 6 आते हैं इसमें। फर्स्ट आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है अस्त्र शस्त्र सहित शांतिपूर्ण अस्त्र शस्त्र रहित आएगा। ठीक है, मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होने की स्वतंत्रता। थर्ड होता है भ्रमण की स्वतंत्रता यानी कि घूमने की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता होता है इसमें। व्यवसाय की वो होता है स्वतंत्रता होती है। और साथ में संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता भी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त दोनों जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं क्या हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से बदलती है। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है प्रजनन, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। ठीक है, तो ये होती है परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं। तो यहाँ पे प्रजनन मतलब जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवातीय अवदाब, मानसून की वापसी, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर पश्चिमी शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण क्या है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं गिर के वनों में, सुंदरवन डेल्टा, हिमालय क्षेत्र या पश्चिमी घाट में। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा। ठीक, चलिए अगला देखिए, खादर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, काली मृदा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बांगर और खादर आपने सुना होगा। देखिए पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से जाना जाता है। और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जानते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, काली मृदा काली मिट्टी के नाम से, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मृदा को, रेगुर। और किसकी खेती के लिए अच्छी होती है काली मृदा? कपास की खेती के लिए। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे यहाँ से पूछे जाते हैं, कपास और रेगुर का। ओके, तो सेकंड ऑप्शन सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से? अगर हम बिल्कुल वेस्ट साइड से शुरू करें, पश्चिम की तरफ से शुरू करें, तो सबसे पहले आता है गुजरात। ठीक है, सॉरी एक मिनट, गुजरात। सेकंड, गुजरात के बाद राजस्थान में से भी होकर गुजरती है। थर्ड जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में से भी जाती है। फोर्थ है छत्तीसगढ़। उसके बाद फिफ्थ पे झारखंड में से भी जाती है। त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों में से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब गुजरात भी ठीक है, झारखंड भी ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब महाराष्ट्र में से नहीं गुजरती है। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र कहाँ पर हो गया? गुजरात के नीचे जाएगा। ठीक है, और वो गुजरात के बीच में से जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर महाराष्ट्र जो है सही हो जाएगा कि कर्क रेखा महाराष्ट्र में से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला देखिए, 1791 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष व महिलाएं जिन्हें मत देने का अधिकार था, जो राजतंत्र में सक्रिय थे। तो ये हमने पढ़ा भी है 9th या 10th की जो NCERT थी उसमें मैंने बताया था, आपको किया था हमने ये टॉपिक। फ्रांस की जो भी
फ्रांस था, फ्रांस का संविधान था, किस तरीके से बना, कौन सक्रिय नागरिक था, कौन निष्क्रिय नागरिक था वहाँ पर। तो देखिए फ्रांस का संविधान बना जब 1791 में, उस वक्त सक्रिय नागरिक किसे माना गया था, जिन्हें मत देने का अधिकार था, यानी कि जो मत दे सकते थे उन्हें सक्रिय नागरिक माना गया, और जो निष्क्रिय जो मत नहीं थे, जिन्हें अधिकार नहीं था, वो निष्क्रिय नागरिक थे। ठीक है, 25 वर्ष से ऊपर के सिर्फ पुरुषों को मत देने का अधिकार था। बाकी जो बचे 25 वर्ष से नीचे के पुरुष और महिलाएं, वो दोनों 21 कैटेगरी में आ गए थे, निष्क्रिय नागरिक के, ना कि सक्रिय नागरिक के। ठीक है, तो इसीलिए अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में होता सिर्फ 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष, तब ये राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर महिलाएं भी कर दिया गया, तो इसी कारण ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सक्रिय नागरिक वही माने गए जिन्हें मत देने का अधिकार था। ठीक है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सर्वहाराकरण का अर्थ है, सर्वहाराकरण का मतलब क्या है, कि सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है, सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करना, लोगों के मध्य आर्थिक समानता, या गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। सर्वहाराकरण, सर्वहाराकरण का मतलब क्या है, कि गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंचाना क्या कहलाता है, सर्वहाराकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गए हैं जीएस के। अब बात आती है इंग्लिश की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो टू फाइंड आउट एनी ग्रामेटिकल और इडियोमैटिक एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द लेटर इंडिकेटिंग दैट पार्ट इज द आंसर। तो हमें जो है एरर फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट जो है हमारा वो है, नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड, नो एरर। इसमें बताना है हमें कि कोई एरर है या नहीं। तो देखिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या रूल लगा कि जब भी दो या दो से ज़्यादा नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब भी दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन को हम एंड से जोड़ेंगे तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ना कि सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नॉलेज एंड विजडम एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, मेक आएगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मेक। जैसे एक और एग्जांपल देखें तो टू एंड टू मेक फोर, ना कि मेक्स फोर, तो टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए जो है हो जाएगा, मेक्स की जगह क्या आएगा, मेक आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस, नो एरर। इसमें देखिए क्या एरर होगी, इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस। तो मिस्टेक जो है यहाँ पे वो है वी की। यहाँ पे जो सही आएगा वो आएगा इट इज़ हाई टाइम टू रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस, ना कि वी रेनोवेट। तो वी की जगह क्या आएगा, टू आएगा। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं, देखिए द डिजीज स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज बिकॉज इट वॉज हाईली डैश, कंटेजियस, करेजियस, नॉजियस या आउटरेजियस। मतलब कोई डिजीज़ जो है विलेज में स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, उसका कारण क्या है, बिकॉज इट वॉज हाईली। हाईली क्या हो जाएगी, कंटेजियस, यानी कि संक्रामक, संक्रामक। ठीक है, कंटेजियस आएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई वॉज टेकन डैश बाय द शॉकिंग न्यूज ऑफ हिज डिमाइज, अवे, आफ्टर, अबैक या हेड। आई वॉज टेकन डैश, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखें तो आई वॉज टेकन अबैक जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रेज भी है टेकन अबैक, जिसका मतलब होता है सरप्राइज, यानी कि या सदमा पहुंचना या भौचक्का रह जाना। ठीक है, बाय शॉकिंग न्यूज़, तो आई वॉज टेकन अबैक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए।
In these question, out of the 4 alternative, choose the one which best express the meaning of the given word. सबसे पहला जो वर्ड है वो है odious. odious ऑप्शन दिए हैं हेटफुल, रोटन, इनफेमस या सिक. odious का क्या मतलब होता है? odious होता है घिनौना या कह लीजिए घृणित. अब इसके सेम इजीली बता सकते हैं. अगर आपको odious पता तो यहाँ से आंसर पता चल रहा है हेटफुल हो जाएगा. ठीक है, तो राइट आंसर हेटफुल. नेक्स्ट है एमिकेबल. एमिकेबल क्या होता है? एमिकेबल होता है मैत्रीपूर्ण या मित्रवत कह सकते हैं आप. तो राइट आंसर फ्रेंडली. ठीक है, एमिकेबल क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसमें बताना है हमें एंटीनिम्स, अपोजिट बताना है इसमें अब हमें. तो देखिए फर्स्ट है नरिश. ऑप्शन है स्टार, फोस्टर, सस्टेन या स्ट्रेंथन. नरिश का मीनिंग क्या होता है? अगर नरिश का हिंदी में मीनिंग देखें तो वो होता है पालन पोषण करना. ठीक है, या पालना. तो यहाँ पर जो इसका अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार, यानी कि भूखे मरना. ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं नरिश का जो अपोजिट हो जाएगा वो जाएगा हंगर, फेमिश. ये जो है इसके अपोजिट बन जाएंगे, एंटीनिम्स बन जाएंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा. अगला है अलाइट. डिसम्बार्क, एम्बार्क, इम्बेल या अलाइन. अलाइट होता है नीचे उतरना. ठीक है, तो नीचे आना का अपोजिट क्या हो जाएगा? चढ़ना. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा एम्बार्क. ठीक है, एम्बार्क. या इसके अलावा एंटर हो सकता है, बोर्ड हो सकता है. तो ये बनेगा यहाँ पे. तो एम्बार्क जो है सही होगा. ठीक है, अगला देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम कर रहे हैं. अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजन. गैराज, सेलर, एथिक या हॉल. जहाँ पर हम वाइन और अदर प्रोविजंस को इकट्ठा करते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो कहाँ पर रखते हैं शराब को? तय खाने में रखा जाता है. तय खाना क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेलर. बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा. ठीक है, गैराज क्यों यूज़ करते हैं? गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए, सॉरी मरम्मत करवाते हैं गैराज वगैरह में, तो वो होता है गाड़ी अगर ख़राब होती है. हॉल क्या होता है? सभा या भवन कहते हैं जिसे. ठीक है, एटिक क्या है? अटारी. तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा. अगला देखिए फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट. ठीक है, किसी को ब्लेम और गिल्ट से फ्री करना क्या कहलाएगा? किसी भी को आरोप से बरी करना या दोष मुक्त करना क्या कहलाएंगे? उसे क्या कहा जाएगा? उसे एक्सोनरेट, यानी कि दोष मुक्त घोषित करना. ठीक है, एक्सक्यूज बहाना देना या सफाई देना कह सकते हैं. एक्वीट क्या होता है? दोष मुक्त घोष वेट एक मिनट. तो यहाँ पे देखिए एक्विट भी दोष मुक्त ही होता है. और अगर मैं एक्सोनरेट की बात करूँ तो वहाँ पर भी क्या होता है? निर्दोष ठहराना किसी को या किसी चीज़ से मुक्त करना. ओके, तो यहाँ पे जो अगर राइट आंसर देखेंगे तो वो एक्सोनरेट होगा, सी ऑप्शन. ठीक है, और यहाँ पर जो रिप्रीमैंड है इसका मतलब क्या होता है? फटकारना या फटकार. ठीक है, फटकारना जो है यहाँ पर सही हो जाएगा. आगे देखते हैं. देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है. फर्स्ट है मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन कमांड इन द लैंग्वेज NIH, URL, HTML, IRC या FTP. मतलब मोस्टली वर्ल्ड वाइड वेब पेज जो आप देखते हैं गूगल वगैरह जो भी है वो किस कमांड का यूज़ करते हैं, मतलब किस लैंग्वेज के द्वारा वो डिज़ाइन किए जाते हैं. तो मोस्टली अगर हम बात करें तो वो डिज़ाइन होते हैं HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा. अगला देखिए द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट अनेबल ए यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर नोन एज हार्डवेयर, नेटवर्क्ड सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर या एप्लीकेशन. तो इसने पूछा कि वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए.
तो किस तरीके का सॉफ्टवेयर कहलाता है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दो होते हैं सिस्टम में, जो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल होके आती हैं, जो ओके, और एप्लीकेशन जो हम यूज़र जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे बनाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा ये। अगला देखिए, इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में किस उसमें स्टोर होती है? एनालॉग डाटा में, डिजिटल में, मॉडर्न में, वाट डाटा, नन ऑफ दीज। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में वो स्टोर्ड होती है डिजिटल डाटा में। ठीक है, ओके, अगला देखिए, ए डैश शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा अमंग ऑथराइज्ड यूजर। मतलब कौन है इनमें से जो कि शेयर करता है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर एंड डाटा, इन तीनों को ही, जो भी ऑथराइज्ड यूजर है उनमें। क्या नेटवर्क शेयर करता है, प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक, ट्रांसमीटर, या नन ऑफ दीज? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क का काम ही क्या है? रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं आप, कोई भी डाटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा सब आ जाएगा। चलिए नेटवर्क हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स एंड ब्रिंग इट टू योर डॉक्यूमेंट इज रेफरेंस टू एज अपलोड, डाउनलोड, ट्रांसफर, डी लिंक, या नन ऑफ दीज? तो देखिए क्या कह रहा है, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किसी और सोर्स से अपने कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे आप इंटरनेट पे से कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में जब लेते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग कहा जाता है। तो सेम यही कहा गया है इसमें, तो इसी को डाउनलोड बोलेंगे। ठीक है, अगर इसी प्रोसेस को मैं उल्टा कर दूं, अपने कंप्यूटर से मैं सोर्स पे कुछ भेज रही हूँ या इंटरनेट पे कुछ डाल रही हूँ, तो वो क्या कहलाती है? अपलोडिंग कहलाती है, यानी कि अपलोड कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड कैशे, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड, वर्ड साइज, या नन? देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम होता है किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल वर्जन जो होता है प्रोग्राम को, इसको क्या बोलेंगे? सोर्स कोड बोला जाता है उसे। थर्ड ऑप्शन सोर्स कोड जो है बोलेंगे। अगला देखिए, ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड ए। हर एक बॉक्स जो आप स्प्रेडशीट में देखते हैं जो कि रो और कॉलम से मिलकर बनता है, उसको क्या कहा जाता है? शेल, एम्प्टी स्पेस, रिकॉर्ड, फील्ड, या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो स्प्रेडशीट में क्या होती है? रो और शेल होती हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड। तो दोनों का ही आंसर रहेगा शेल। उसको क्या बोलेंगे? शेल बोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, in word processing an efficient way to move the third paragraph to place it after the fifth paragraph is। वर्ड प्रोसेसिंग में एक एफिशिएंट वे बताना है, टू मूव थर्ड पैराग्राफ टू प्लेस इट आफ्टर द फिफ्थ पैराग्राफ। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट से कर सकते हैं हम, कॉपी कट एंड पेस्ट से, कट कॉपी एंड पेस्ट से, कट एंड पेस्ट से। अब देखिए मैं अगर कॉपी पेस्ट करूंगी तो वो जहाँ से हमने कॉपी किया है वहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पर हम पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगा, दो जगह पर वो रहेगा। तो हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब कब कॉपी कट एंड पेस्ट है? ऑब्वियस है, कॉपी या कट में से कोई एक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कट एंड पेस्ट। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ पैराग्राफ के बाद तीसरा दिखाना चाहूँ या दूसरा दिखाना चाहूँ तो मैं वहाँ को दूसरे को कट करके वहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, उसी से मैं इसको दिखा सकती हूँ। तो कट एंड पेस्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट owned and licensed by a company? यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज 2000, मैक, या फिर विंडोज? तो कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट owned एंड लाइसेंस्ड बाय ए कंपनी? तो वो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट? जो कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, रीड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट ऑपरेशन। तो देखिए रीड, एग्जीक्यूट, इंटरप्रेट कंट्रोल यूनिट के फंक्शन है लेकिन डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर।
रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या जो है सही आएगा, ADHKNRF और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क देन M दिया गया है। तो देखिए क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं A और D के बीच में कितने वर्ड आ रहे हैं, सॉरी कैरेक्टर हैं A, B और C, देन उसके बाद आ रहा है D। इसके बाद अगर मैं देखूं तो E, F, J और उसके बाद H, यानी कि B, C 2 वर्ड आए और यहाँ पर जो है 3 वर्ड का डिफरेंस है। अगले में देखते हैं K, L, M, फिर से 2 वर्ड एंड देन N आ रहा है, ठीक है। NOPQ यानी कि 3 वर्ड, उसके बाद R। तो सेम यही प्रोसेस इसमें चलेगी। F के बाद हम 2 वर्ड को जो है स्किप करेंगे, F, G और H को। GH को मैंने स्किप किया तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, I, ठीक है। JKL 3 वर्ड के बाद मेरा MB आ रहा है, तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर I हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन लायन, वुल्स एंड एनिमल्स। इनमें से कौन सा जो एक बिल्कुल सही रिलेशनशिप दिखा रहा है लायन, वुल्स और एनिमल के बीच में। तो देखिए लायन हो या वुल्स हो कि दोनों ही क्या हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स का एक हो जाएगा और एनिमल्स के अंदर लायन अलग और वुल्स अलग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, यू आर गिवन ए स्टेटमेंट एंड 2 आर्ग्यूमेंट, सिलेक्ट द आर्ग्यूमेंट दैट इज स्ट्रॉन्ग अबाउट द स्टेटमेंट। शुड फैशनेबल ड्रेस्ड बी बैन इन आवर कंट्री। तो एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग है इसमें से, ठीक है। कि जो फैशनेबल ड्रेसेस है उसको हमारी कंट्री में बैन कर देना चाहिए। तो आपका क्या राय है इस पे? यस, फैशन कीप्स चेंजिंग हैंस कंजप्शन ऑफ क्लॉथ इंक्रीज, ठीक है। नो, फैशनेबल क्लॉथ्स आर ए पर्सन सेल्फ एक्सप्रेशन एंड देयरफॉर हिज हर फंडामेंटल राइट। आर्ग्यूमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, या दोनों में से कोई नहीं, या दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा कि जो फैशनेबल ड्रेसेस हैं उनको बैन नहीं करना चाहिए। तो नो, फैशनेबल क्लॉथ्स आर ए पर्सन सेल्फ एक्सप्रेशन एंड देयरफॉर हिज हर फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट सेकंड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यू आर गिवन 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। ऑल बोट आर पोल्स, जितनी भी बोट हैं वो क्या हैं, पोल्स हैं, ठीक है। नो पोल इज हाउस, कोई भी पोल जो है वो हाउस नहीं है। तो देखिए सम बोट आर हाउसेस या सम हाउसेज आर पोल्स। इसने कहा क्या कुछ बोट जो है वो हाउसेज हैं, तो नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी सारी बोट्स हैं वो क्या हैं, पोल्स हैं, ठीक है। और हाउसेज आर पोल्स, अब ये कह रहा है क्या हाउसेज पोल्स हैं, नहीं, क्योंकि उसने कहा कि कोई भी पोल हाउस नहीं है। तो दोनों में से कोई कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं कर रहा है। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नोर सेकंड फॉलो, यानी कि कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो 1 ना तो सेकंड, ठीक है। चलिए अगला देखिए, चूज द सिमिलर पेयर ऑफ द फॉलोइंग। 12, 30 है, 13 दिया है, 5 दिया है यहाँ पर, और मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या लॉजिक लगाया ये मुझे समझ नहीं आया। अगर किसी को समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो मैं बता देती हूँ। जो आंसर ठीक माना गया था आंसर की में, वो था 8, 31 और 7, ठीक है। बट लॉजिक क्या यूज़ किया है वो मुझे समझ नहीं आया। अगर किसी को समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी समझ सकूँ कि लॉजिक क्या यूज़ किया है इसमें, ठीक है। क्योंकि मैंने जो करके देखा, अगर मैं 12 का स्क्वायर करती हूँ यहाँ पे और 13 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से 169 आ रहा है और 144 आ रहा है। फिर दोनों का अगर माइनस करते हैं तो 25 का होल स्क्वायर अगर हम करें तो 5 बन रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट करें, सॉरी, ओके। बट अगर मैं यही इस पर अप्लाई करती हूँ या किसी पर भी अप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर नहीं निकलता है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए इस क्वेश्चन को, अगर समझ आता है तो बताइएगा ज़रूर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी का क्वेश्चन है। अशुद्ध शब्द जो है हमें छांटना है। निशाचर, केले, ऋषि या पढ़ना, जो इनमें से अशुद्ध लिखा हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए
यहाँ पर देखिए पढ़ना बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। ऋषि भी सही लिखा है, निशाचर भी सही है। केले, केले लिखा है, केले होता है, ठीक है। केला, केले, अगर उसे बहुवचन में भी बनाते हैं तो यहाँ पर जो है ये बिंदी नहीं आती है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या क्रमधारय। इसने बोला जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु संख्यावाची होता है, तो जिसमें भी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो होता है बहुव्रीहि, ठीक है। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। चलिए अगला देखिए, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है, यानी कि भारतीय आर्य भाषा परिवार, या इसको कह लीजिए भारोपीय, इस भाषा परिवार की जो भाषा नहीं है, संस्कृत, हिंदी, बंगाली या फिर कन्नड़। तो संस्कृत, हिंदी और बंगाली ये तीनों एक इस भाषा परिवार की भाषाएं हैं, भारोपीय की हैं, भारतीय आर्य भाषा परिवार की। कन्नड़ जो है ये नहीं है, ठीक है, भारोपीय की, ठीक है। अगला देखिए, मोहन ने सोहन को किताब दी में कारक है। कारक बताना है, कर्ता, क्रम, संप्रदान या अधिकरण। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो जाएगा। मोहन ने सोहन को किताब दी, तो देखिए यहाँ पे मोहन ने सोहन को किताब दी, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। अब संप्रदान क्यों हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान कारक का अर्थ ही क्या होता है, देना, ठीक है, यानी कि देना, जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है किसका यूज़ होता है, को का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे ये दिया गया, मोहन ने सोहन को किताब दी, ठीक है। इसके अलावा इसका और एग्जाम्पल ले सकते हो, गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेके आओ, वो कहा जाता है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए भी हो सकता है, मेरे लिए दूध लेकर आओ, ठीक है। तो देना का जब मीनिंग आए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अगला देखिए, शब्दकोश में सही कर्म चुनना है, ठीक है। शब्दकोश में जो है हिंदी के शब्द किस तरीके से लगे होते हैं, जैसे डिक्शनरी के वर्ड्स पूछे जाते हैं हमसे इंग्लिश में, सेम वही हिंदी में भी जो है शब्दकोश से रिलेटेड सही कर्म जो है पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, नलिन, नलिनी, मलिन, नीलम, पवन, पंकज, पंच, कंगन, कपड़ा, क्षत्रिय, कागज, कोचीन, कुर्ता। ओके, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, एन, मैं, यानी कि न, मैं और न, इसमें अलग अलग वो दे दिया, या तो न पहले ही आते एंड देन मैं आता, ओके, तो इसमें तो ये जाएगा ही नहीं। बाकी तीनों में अगर आप देखेंगे तो तीनों में ही पै, फिर कै और अक्षय, का, कै, कु, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। एक में तीनों सेम है और द में भी अगर आप देखेंगे तो तीनों सेम हैं, लेकिन फर्स्ट बी में अगर आप जब देखेंगे तो जब अंक की बिंदी वाले होते हैं उन्हें पहले लिखा जाता है सिंपल से। तो यहाँ पर पंकज और पंच जो थे वो पवन से पहले आने चाहिए थे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड कै है दोनों में, अक्षय बाद में आएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा होगा तो ये लास्ट में ही रहेगा। कंगन और कपड़ा में अगर हम बात कर देखें तो कंगन में अंक की बिंदी आई है सबसे पहले, तो सबसे पहले जो है अंक की बिंदी वाला आएगा यानी कि कंगन आएगा, देन उसके बाद कपड़ा एंड देन क्षत्रिय। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड सेम है, देन पै है, इसमें ग है, ठीक है। तो उससे भी अगर आप देखेंगे तो कंगन जो है इसमें पहले आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर स ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्प प्राण से घोष व्यंजन छाटिए, घ, च, ब, ठ। इसने पूछा अल्प प्राण से घोष व्यंजन, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ब। क्या है ये, अल्प प्राण सघोष व्यंजन। तो यहाँ पे अगर हम देखिए सघोष की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आते हैं, क और ख, ये किस में जाते हैं, अघोष में जाते हैं, ठीक है। क, ख, अघोष। यहाँ पे सघोष था या सघोष को आप सिर्फ घोष भी कह सकते हैं, घोष, अघोष या सघोष,
अघोष। तो क ख अघोष में जाता है, आगे ग घ और अंग ये किस में जाएंगे, सघोष में। चैच है यहाँ यहीं पर रहेगा। टैट है यानी कि फर्स्ट जो सेकंड जो वर्ग होते हैं उनके जो फर्स्ट 2 लेटर होते हैं वो इसमें आएंगे। कैक है, चैच है, टैट है, तैत है हो गया, पैफ है हो गया, शै से हो गया, तीनों जो हैं वो सारे अघोष में आएंगे। घोष में अगर देखें हम तो गै घै अंग, जय झय अने, डै दे अणे डेड है, दे धने बै भै में, ये रले वे है, ये सारे किस में जाएंगे, सघोष में जाएंगे। तो यहाँ पर बै जो है बिल्कुल सही जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया घोष और अघोष में। अब बात आती है यहाँ पर साथ में एक और ऑप्शन दे दिया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण देखिए क्या होता है, अल्प प्राण वो होते हैं जब उच्चारण करते हैं तो कम हवा निकलती है, वो अल्प प्राण में आता है। ठीक है, हर वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, याद रखिए, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होता है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखेंगे तो घै सघोष तो है बट अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पै फै बै भै में, पै वर्ग में अगर हम देखें तो होता है पै फै बै भै में। तो पहला, तीसरा, अब बै जो है ये सघोष भी है और ये तीसरा यानी कि तीसरे नंबर पर भी आ रहा है, तो ये अल्प प्राण भी हुआ। तो इसी कारण यहाँ पर बै आंसर होगा लेकिन घै आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बै हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, और वर्ग का यानी कि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग, तै, मतलब जो भी वर्ग होते हैं 5, उसमें जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मैं यह काम अपने आप कर सकता हूँ में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, निजवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम। मैं यह काम अपने आप कर सकता हूँ, अपने आप आ गया यहाँ पे, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तुमने अधूरी कहानी सुनाई में विशेषण क्या है। संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है या फिर परिमाणवाचक है। तुमने अधूरी कहानी सुनाई, कहानी कैसी है, अधूरी। तो अधूरी कैसा विशेषण है, संख्यावाची है, नहीं। सार्वनामिक है, नहीं। गुणवाचक है, नहीं। ये क्या है, परिमाणवाचक है। तो द ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, कैसा वाक्य है। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या उपवाक्य है। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस तरीके का वाक्य है, ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, कैसा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हिंदी का। उचित मिलान करना है, तत्पुरुष दिया गया है तो ऑप्शंस को रहने देते हैं, इसी में मिलान करते हैं कि कौन सा जो है सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे इजी जो बन रहा है वो बन रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समाज में क्या होते हैं, दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, तो दोनों पद प्रधान किस में है, घी और शक्कर। ठीक है, घी शक्कर यानी कि घी और शक्कर दोनों ही क्या है, पद प्रधान हैं। ठीक है, आगे है भर पेट यानी कि पेट भर कर, ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव समास। अब बचा बहुब्रीहि और तत्पुरुष। ठीक है, तो बहुब्रीहि किस में हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा विषमभर में। ठीक है, बहुब्रीहि विषमभर में, और तत्पुरुष हो जाएगा त्रिलोचन में। ठीक है, यहाँ पे त्रिलोचन आएगा, 3 नयन। ठीक है, त्रिलोचन। वैसे त्रिलोचन में तत्पुरुष नहीं होता है, त्रिलोचन भी बहुब्रीहि होता है, 3 नयन से रिलेटेड हो गया ये।
ठीक है। विषमभर में भी बहुब्रीहि होता है, तो दोनों में ही जो है क्या है, बहुब्रीहि है, ना कि तत्पुरुष। ठीक है। द्वंद्व घी शक्कर में और अव्ययी भाव में भर पेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। पदेन सदस्य भी, सहयोगी भी और सहयोजित भी। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है बताना है। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। सही क्रम में जो है इन्हें लिखना है। ऑप्शन देख सकते हैं 2 3 1 3 1 2 1 3 2 1 2 3। तो देखिए सही क्रम क्या बन रहा है। अब वो क्रम किसी भी तरीके से हो सकता है, सबसे नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी। तो देखिए अगर हम देखें तो सही क्रम जो बन रहा है इसका 1 2 और 3 बन रहा है। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि पंचायत समिति बीच मतलब मध्यम स्तर होता है। सबसे नीचा ग्राम सभा जाएगा और सबसे ऊपरी स्तर जो होगा जिला परिषद। अब यह कॉम्बिनेशन 3 2 1 भी बन सकता है, बट 3 2 1 ऑप्शन में नहीं है, तो 1 2 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज कैसा विषय है? संवृत्ति सूची का, राज्य सूची का, केंद्र सूची का या विशेषाधिकार सूची में आता है? तो पंचायती राज किस तरीके का विषय है? राज्य सूची में आता है ये। ठीक है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर, बिक्री कर, भू राजस्व या सीमा कर? तो देखिए पंचायत ना तो बिक्री कर वसूलती है, ना भू राजस्व और ना ही सीमा कर। स्थानीय मेलों का जो कर होता है वो पंचायत के द्वारा वसूला जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा संविधान संशोधन है जो कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? लेकिन अब जो है 1/3 की जगह 1/2, ठीक है, 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो ये पिछले उसमें भी जो है गलत हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो अब याद रखिए 50%, यानी कि 1.5 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ये किस में है? 81, 84, 73वां। तो ये 73वें संविधान में थी, जहाँ पर 1/3 सीटें जो थी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी पहले। ठीक है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का कौन प्रतिनिधित्व करता है? पंचायत सेवक करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज्य की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और तहसील स्तर। तो देखिए जिला स्तर भी होता है, ग्राम स्तर भी और प्रखंड स्तर भी। तहसील स्तर जो है नहीं होता है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तहसील स्तर, डी। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी? लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्यों पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। और साथ साथ जो है इसमें ग्रामीण जो जनता थी उसमें भी जो है मतलब वो भी जो है इसमें भाग ले पाई अच्छे से। सक्रिय सहभागिता की जो है भूमिका जो थी उन्होंने इसमें प्रदान की। ठीक है। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम सीमा कितनी है? 21 वर्ष है। ठीक है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादन या माध्यमिक शिक्षा? जो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, देखिए ग्रामीण सड़कें भी आती है, ग्राम उद्योग भी आता है और कृषि उत्पादन भी आता है। माध्यमिक शिक्षा जो है ये पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजराज का अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ था? पेहवा, महम, करनाल या अंबाला? तो भोजराज का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? पेहवा से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है,
1200 मेगावाट क्षमता की राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद या हिसार? तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है हिसार जिले के खेदड़ में। ठीक है, तो डी जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, भारतीय सेना के किस जनरल का संबंध हरियाणा राज्य से है? राव फरमान अली खान, होशियार सिंह, उमराव सिंह यादव या विजय कुमार सिंह? तो देखिए, जो भारतीय सेना में जनरल रहे हैं उसमें कौन कौन है? जनरल सुहाग और जनरल वीके सिंह, यानी कि विजय कुमार सिंह। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? हरियाणा राज्य से रहा है। विजय कुमार सिंह जो हैं ये हरियाणा के भिवानी जिले के बपोरा गांव से हैं, तो भिवानी से हैं इनका संबंध, ये याद रखिए। इनके जो फादर थे वो भी भारतीय सेना में क्या थे? कर्नल थे, और दादा भी जो थे जूनियर कमीशन अफसर थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हरियाणा के अंबाला के केसरी नामक नगर में भाद्रपद माह में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तीज का, काली माता का, वामन द्वादशी या गोगा नवमी का? ठीक है, तो देखिए अंबाला के केसरी नामक नगर में भाद्रपद माह में आयोजित होता है मेला गोगा नवमी का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थित है? पानीपत, मानेसर, फरीदाबाद या सोनीपत? एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है ये हरियाणा के मानेसर में है। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में कॉपर की प्रचुरता है? मेहंदरगढ़, करनाल, हिसार, रेवाड़ी? कॉपर पूछा जाए, मैग्नीज पूछा जाए, संगमरमर की पूछा जाए, कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा? तो मेहंदरगढ़ में। ठीक है, हरियाणा के मीताथल से किन किन वंशों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तोमर, चौहान, प्रतिहार या इनमें से सभी? तो मीताथल से अगर हम बात करें तो मीताथल कहाँ पर है? भिवानी में है। इन सभी के ही सिक्के वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हरियाणा के किस नगर में एक किले का निर्माण करवाया था? हिसार, कालका, मेहंदरगढ़ या रेवाड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा हिसार में। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था? 1907 में, 95 में, 1902 या 1896 में? तो उन्हें मांडले जेल भेजा गया था 1907 में। ठीक है, दुर्वासा आश्रम हरियाणा के किस नगर में स्थित है? दुबड़दन, रोहतक, कलायत, जींद, शाना, मेहंदरगढ़ या डोसी मेहंदरगढ़? दुर्वासा आश्रम कहाँ पर है? ये हरियाणा के दुबड़दन, रोहतक में है। ठीक है, सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? पानीपत, अंबाला, करनाल या कैथल? तो कहाँ से रहा है सुषमा स्वराज का संबंध? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंबाला से। ठीक है, हरियाणा राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पर स्थित है? रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी या करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र? तो देखिए रोहतक में तो है ही रेडियो स्टेशन, इसके अलावा हिसार और कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही होगा यहाँ पे। अगला देखिए, ओपी जिंदल ग्लोबल निजी यूनिवर्सिटी जो है ये हरियाणा के किस शहर में है? पानीपत, गुड़गांव, सोनीपत या सिरसा? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सोनीपत में है ओपी यूनिवर्सिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध हरियाणा राज्य से नहीं है? पूछा है। बनारसी दास, नरोत्तम दास, वीर बानिया, महात्मा हरिदास? तो इनमें से जिस कवि का संबंध हरियाणा राज्य से नहीं है वो है महात्मा हरिदास। ठीक, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना हरियाणा की किस नहर पर बनी है? भिवानी, भाखड़ा, गुड़गांव या पश्चिमी यमुना नहर? तो ककरोई जल विद्युत परियोजना ये है पश्चिमी यमुना नहर पर। ठीक है, हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2008 में, 17 अगस्त 2010 में, 14 मई 2005 या 18 जुलाई 2015? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना शुरू की गई थी 14 मई 2005 में। ठीक, अब्दुल रहमान खां हरियाणा के किस नगर का नवाब था? रेवाड़ी, झज्जर, फरूखनगर या करनाल? तो अब्दुल रहमान खां जो ये था ये हरियाणा के झज्जर का आखिरी नवाब था। ठीक है, 1845 में जो थे इन्होंने नवाबी जो थी संभाली थी, और ये 1845 से 57 तक जो थे झज्जर के नवाब रहे। ठीक है, बी, अनकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? सिरसा, अंबाला, कैथल या पंचकूला? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। सिरसा जिले में अनकाई दलदल पाया जाता है।
फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवात सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया था? बहादुर, नादिर को, हसन खां को, दोनों को या कोई नहीं? तो फिरोज शाह तुगलक ने किसको इस्लाम में दीक्षित किया था? बहादुर नादिर को। ठीक है। शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? रोहतक, भिवानी, हिसार या सोनीपत? तो मोहम्मद आजम का जो संबंध था ये था हरियाणा के हिसार जिले से। ठीक है, हिसार जिले से था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? 1013, 14, 16 या 17? तो गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1014 में। किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने का वर्णन किया गया? पेवा अभिलेख में, बिजोलिया, लाओस या सिरसा? तो ये किस अभिलेख में किया गया है? बिजोलिया अभिलेख में। ठीक है, चलिए मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। अभी ए दिया गया है, एक ए मैट्रिसेस है, तो हमें एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है। एडजॉइंट ए क्या होता है? को फैक्टर निकाल के ए का और उसको ट्रांसपोज कर देना क्या कहलाता है? एडजॉइंट ए कहलाता है। अब देखिए माइनर और को फैक्टर मैंने बताया, तो अगेन हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें माइनर की, तो माइनर क्या हो जाएगा? M11 की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है, M12 की वैल्यू 2 आ रही है। M21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और M22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये तो होगी माइनर की वैल्यू। देन अब बात आती है को फैक्टर की। को फैक्टर मैं देखूं तो को फैक्टर A11 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ठीक है, इनका जो साइन होता है ऊपर प्लस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो A11 1 आ जाएगी। A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 हो जाएगी। ठीक है, फिर A21 की वैल्यू -2 हो जाएगी और A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये निकल गए हमारे को फैक्टर। तो यहाँ से को फैक्टर ऑफ ए कितना आ रहा है? 1, -2 और -2 और 1। ये हमारा को फैक्टर जो है निकल गया है। एडजॉइंट ए क्या होता है? को फैक्टर का ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो आप देखेंगे तो इसमें 1 और -2 है। मैं इसका जब ट्रांसपोज निकालूंगी तो क्या करूंगी? इसको कॉलम बना दूंगी। चलिए मान लीजिए मैंने कॉलम बना दिया 1 और -2। ठीक है, सेकंड रो का भी क्या करूंगी? मैं कॉलम बना दूंगी, तो -2 1। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज निकल गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 -2 1। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको निकालने की एक शॉर्टकट भी बता देती हूँ कि किस तरीके से निकालें ये जब आए। तो देखिए शॉर्टकट क्या होगा इसका। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है A, B, C और D, आपको पूछा है इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा? ये जो डायगनली आ रहे हैं इनको इंटरचेंज कर लीजिए, यानी कि A की जगह आप D लिख दीजिए, B की जगह C लिख दीजिए, और ठीक है, और C की जगह B हो जाएगा और D की जगह A हो जाएगा, और साथ में इनके साइन लगा दीजिए। जैसे यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे प्लस रहता है तो D और A तो जो है प्लस के रहेंगे, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ये इसका निकल जाएगा। सेम अगर मैं इसमें अप्लाई करती हूँ इसको, तो देखिए पहले क्या करूँगी मैं, वेट एक मिनट, इन दोनों को इंटरचेंज करूँगी तो ये आ जाएगा 1 2 2 1, यही रहेगा। ठीक है, जब बदलेगा तो, और साथ में मुझे सिर्फ साइन चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये इसका एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एडजॉइंट इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। वैल्यूज दी हमारे पास sin 30 cos 30 sin 60 cos 60, हमें निकालना है डिटरमिनेंट। ठीक है, थोड़े से इजी रखे हैं मैंने क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे करके सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर हमें पता है तो हम इजी निकाल सकते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन किसका है? माइनस का है। cos 60 होता है 1/2। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट सोल्व करना हम बहुत बार कर चुके हैं। डायरेक्टली हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करनी है, और यहाँ पे वो माइनस का साइन ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन होता है और यहाँ पे माइनस का साइन होता है।
अब ये प्लस माइनस का साइन क्यों आता है ये भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, और माइनस का साइन यहाँ पर और एक माइनस यहाँ पर, तो दोनों माइनस माइनस होके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3/2। √3 को √3 से किया तो 3, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। देन मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, 4 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 4, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो 1 जो है मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सीखते हैं कि यहाँ पर ये प्लस माइनस का कंफ्यूजन क्या है। ठीक है, तो अब क्योंकि अगर सिर्फ 2 दिया है तो हम इजीली बता सकते हैं कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो वो कैसे होता देखिए। अब मैं अगर एक मैट्रिक्स ले लूँ या डिटरमिनेंट ले लूँ तो उसमें कुछ इस तरीके से पोजिशन होती है A11, A12, A13। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो होती है A21 होती है, देन A22 होती है और A23 होती है। उसके बाद A31 होती है, A32 होती है और A33 होती है। कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे जो आप ये 1 देख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। 1 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। अब प्लस माइनस का साइन देखिए किस तरीके से आता है। ठीक है, अगर इनका जो एडिशन है, नीचे आप जो 1 1 1 2 देख रहे हैं, अगर वो कोई सम संख्या है तो वहां पर पॉजिटिव का साइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें -1 का होल स्केयर करके दिखाना होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 बन रहा है, तो यहाँ पे मैं -1 का स्केयर करूंगी तो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो इसीलिए वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर बात आती है 1 2 की। 1 2 का एडिशन कितना होता है, 3 होता है। तो जब मैं -1 का क्यूब करूंगी तो मुझे वैल्यू माइनस में मिलेगी, इसलिए यहाँ पे माइनस होता है। उसके बाद 1 3 4, अगेन जब मैं -1 की पावर 4 करूंगी तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो जब भी सम संख्या होगी वहां पर पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और जहां पर वैसी होगी विषम संख्या वहां पर माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 1 है, यानी कि 3 आ रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। 2 2 है तो प्लस हो जाएगा, 2 3 है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5 बन रहा है। 3 1 है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे 3 2 है 5 हो जाएगा, और 3 3 है सॉरी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब 2 का तो सिंपल है, हम इजीली निकाल सकते क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर यही मुझे 3 में देता, ठीक है, ये डिटरमिनेंट मुझे 3 वैल्यूज देता, लाइक इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए भी बोल सकता है ये, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, या तो आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, या थर्ड रो के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले मैं 1 लेती हूँ। सबसे पहले लिया मैंने 1, ठीक है, 1 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो 1। उसके बाद 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको कट कर दीजिए। 1 इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको कट कर दिया, और इनको सिंपल जो 2 का डिटरमिनेंट हम निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो निकाल लीजिए। 9 पंजे 45, 8 6 48। ठीक है, इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं कि आप यहाँ भी प्लस माइनस करने लग जाए। ठीक है, सिंपल प्लस रहेगा यहाँ पे, 45 + 48 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद 2 है, यानी कि माइनस का साइन होता है, तो अगला हो जाएगा -2। फिर इस रो को कट करिए, इस कॉलम को कट करिए, 9 चौक 36, 7 6 42, वो निकाल दीजिए। देन प्लस का साइन यहाँ पर आएगा। देन 3 के जिस रो में है उसको कट कीजिए, जिस कॉलम में कट है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकाला जाता है अगर 3 का डिटरमिनेंट पूछा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे भी करेंगे वो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, इफ P of A इक्वल टू दिस, P of B दिस, देन P of B A भी दिया है, तो हमें P of A by B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए P of A by B क्या फॉर्मूला होता है, P of A इंटरसेक्शन B होता है, और नीचे क्या होता है, P of B होता है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में तो P of B की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन A इंटरसेक्शन B तो नहीं है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं P of B of A का फॉर्मूला लगाती हूँ। B गिवन A दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि A इंटरसेक्शन B होगा, और नीचे क्या जाएगा, P of A चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती है, क्योंकि A को मैं इस तरफ ले आती हूँ, P of B गिवन A इंटू P of A हो जाएगा। और B A की वैल्यू कितनी दी है, 0.4 दी है, और P of A की वैल्यू 0.8 दी है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 वैल्यू किसकी आ जाएगी, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल अब इसमें रख देंगे हम इसको, तो ये आ जाएगी 0.32।
ओके, और पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, पी ऑफ बी की वैल्यू है 5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 32/100 इंटू 5/10। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 6 12, 16/25 आएगा। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.64 जो है मेरा आंसर निकल जाएगा। सिंपल, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी a बाई बी पूछा जाए तो नीचे जो नीचे होगा वही नीचे आएगा, ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा, उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। माना कि आर दिस, एक सेट दिया है, रिलेशन दी है, और एक सेट दिया है ए। तो वो रिलेशन पूछिए कि वो किस तरीके की रिलेशन है, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है। तो देखिए मेरे पास रिलेशन दे दी और मेरे को एक सेट दे दिया, हर एक को हम चेक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं चेक करूंगी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन दी गई है उसमें क्या होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए, यानी 1 1 का सेट होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो रिलेशन में कुछ इस तरीके से जो है पेयर बनना चाहिए। क्या इस रिलेशन में इस तरीके के पेयर बन रहे हैं, तो नहीं बन रहे, तो यानी कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहती है कि अगर ए बी और बी सी रिलेटेड है आर से, यानी कि अगर ये रिलेशन में आ रहे हैं ए बी और बी सी, तो ए सी भी जो है क्या करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। यहां पे देखिए 2 3 और 3 1 क्या है, रिलेशन में है, ठीक है। अब 2 3 यानी कि ए बी इसको हम मान सकते हैं, और 3 1 को क्या मान सकते हैं आप, बी और सी मान सकते हैं। तो इसी कारण क्या होना चाहिए, 2 और 1 भी क्या होने चाहिए, उस रिलेशन में होने चाहिए। क्या इसमें 2 1 है, नहीं है, तो ये इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। तो ये ट्रांजिटिव की पहचान कर लीजिए। अगर ए बी और बी सी रिलेशन में रिलेट कर रहे हैं तो ए सी भी जो है उस रिलेशंस में होगा, बट ये इस रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देन सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है हमें कि वेट, ओके, सिमेट्रिक होने के लिए क्या है, अगर मेरा 1 3 एक रिलेशन में है तो उस रिलेशन में 3 1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 3 1 है इस रिलेशन में, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, ये ठीक है। 4 2 है तो इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो 2 4 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो ये भी है। अब 2 3 है, अब 2 3 अगर रिलेशन में है तो इसी रिलेशन में 3 2 भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो सिमेट्रिक होती है रिलेशन। अगर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो कैसी हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगी। तो राइट आंसर मेरा यहाँ पर नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन नहीं दे रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये नॉट सिमेट्रिक होगी। ये तीनों रूल आप याद करके रखिए, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एचएससी में इससे रिलेटेड, रिलेशन से, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ओके, ठीक है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करें। थैंक यू।